सिर्फ 8 सीटों में, और क्या 8 सीटें ऐसी हैं जिनमें मार्जिन 2000 से कम है, 1000 से। अगर ये हम एनालाइज कर ले कि इतने के बाद 1000 का गैप है जो फ्लक्चुएट कर रहा है। सर 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 1000 से कम है, जहां पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए जो हमने अभी दिखाया, तिमारपुर, आदर्श नगर, दिल्ली कैंट और महरौली। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 2000 से कम का है, मॉडल टाउन और लक्ष्मी नगर। 7 ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां पर आम आदमी पार्टी 4000 से कम वोटों के मार्जिन से बढ़त बनाए हुए है, यानी कि 7 और 2 9, 9 और 4 13 ऐसी विधानसभा सीट हैं जहां पर मार्जिन 4000 से कम वोटों का है, आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। ठीक इसके उलट भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर 1000 से कम मार्जिन से आगे है, संगम विहार और नई दिल्ली। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर 2000 से कम का मार्जिन है, यानी 5 सीटें, और 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 4000 से कम का है, कहीं 2800 है, कहीं 2500 है, कहीं 3000 है, कहीं 3500 है। इसीलिए सर तो इसमें हो सकता है कि अगर जो अगले राउंड्स आ रहे हैं, अगर वो किसी खास एक पर्टिकुलर वोट, जैसे कास्ट फैक्टर है, कास्ट फैक्टर तो दिल्ली में नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम बहुल इलाके के उस तरफ के अभी नहीं खुले या खास मोहल्ला, कोई खास बूथ आप कह रहे हैं, खास तो वो हो सकता है कि ये चेंज करे, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल 6 बार आगे पीछे हो चुके हैं, कभी आगे होते कभी पीछे होते। ये तो जैसे लग रहा है कि मतलब सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा डाइसी हो जाता है कि 18 सीटें हैं, अगर 9 पे, 6 पे, 7 पे चीजें बदल जाती हैं तो ये मार्जिन कम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चूंकि अब इस समय 8 राउंड हो चुकी हैं, तो ऐसे आमतौर पे होता नहीं है। जो नॉर्मल थंब रूल है कि इसमें बीजेपी सरकार ना बनाए, ये पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, विजेंद्र सिंह हमारे सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, देखिए ऐसा है कि अनुराग ने जो अभी जो ये जो मार्जिन्स बताए सीट्स के, वो देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आज की अभी भी बीजेपी के हाथ में है, कम है, जहां की बीजेपी काफ़ी कम मार्जिन से आगे है। ठीक बात। और लेकिन वहीं पर आम आदमी पार्टी की बहुत ज़्यादा सीटें हैं जो बहुत कम मार्जिन से आगे हैं। तो अगर आगे फ्लक्चुएशन होगा तो उसका बेनिफिट हो सकता है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से ज़्यादा मिले। ठीक है, विजेंद्र सिंह का भी एक बार हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आपके लिए तो पूछने के लिए यही है सर कि वो आत्म मंथन चिंतन जो है वो एक्चुअल कब शुरू होगा, लेकिन फिलहाल जो टैली है उसमें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए आप कहेंगे, सबसे पहला रिएक्शन तो मैं वो आपसे चाहूंगी। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को तस्दीक करता हूं कि जो टैली है बीजेपी का वो 39 से 42 के बीच में चल रहा है करीब 1 घंटे से। तो मुझे नहीं लगता ये ट्रेंड चेंज होने वाला है, क्योंकि 1/4 से आधी काउंटिंग तक बहुत से हलकों में हो चुकी है। आपने कुछ सीट्स गिनाई, 4 सीट जहां पे बीजेपी बहुत कम वोट से आगे है, 4 सीट जहां आम आदमी पार्टी बहुत कम वोट से आगे है। तो वो ठीक है, कुछ फेरबदल ऊपर नीचे सीटों का हो सकता है, लेकिन पूरी संख्या पे उसका कोई लंबा चौड़ा असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए बीजेपी को यदि इस समय बधाई दे दी जाए उनकी जीत के लिए तो कोई इसमें अतिशोक्ति वाली बात नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ थे, वो अभी भी आशान्वित हैं, तो वो मैं उनको भी शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन जहां तक इस चुनाव का सवाल है, देखिए 3 चुनाव लगातार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई दिल्ली में, और वो एक डिसरप्शन की राजनीति के माध्यम से आए थे, जिसमें आम आदमी उनका फोकस था या उनका नारा था, और ईमानदारी और शुचिता की राजनीति जो थी वो उनका मुख्य बिंदु था। लेकिन जो डिसरप्शन, चौधरी साहब माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, जरा रमेश भिदोड़ी कुछ कह रहे हैं, जरा वो एक बार दिखा देते हैं, तुरंत लौटेंगे। डाली थी पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी देती है, तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 बार विधायक मुझे बनाया, 2 बार सांसद बनाया, इससे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को क्या देगी? देश के अंदर 145 करोड़ लोग हैं, राजनीति में 10,000 लोग हैं, और मैं उन 10,000 लोगों में से पार्टी ने मुझे बना रखा है, तो इससे बड़ी मेरी क्या पार्टी जिम्मेदारी देगी? भिदोड़ी को आप सुन रहे थे, चौधरी विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आप हरियाणा से आते हैं, आपकी राजनीति हरियाणा की है। आम आदमी पार्टी ने, ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाया। आपको लगता है कि अब वो स्थिति नहीं रहेगी आम आदमी पार्टी से, आप बेहतर तरीके से नजर मिलाकर बात कर पाएंगे? नहीं, मैं बहुत ज्यादा डेंट की बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच का अंतर बहुत कम था, तो इसलिए
आप रिट्रोस्पेक्टिवली ये कह सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी से किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग या समझौता हुआ होता तो शायद वो गैप पूरा हो जाता। वोट परसेंटेज तो उनका बहुत ही कम आया है हरियाणा में। ऐसा नहीं है कि उनके हरियाणा में होने से हरियाणा की राजनीति पे कोई या हरियाणा के इलेक्शन पे कोई असर पड़ा हो, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी का पूरी जो राजनीति उन्होंने पिछले 12-13 साल में की है वो सारी की सारी केंद्रित है कांग्रेस का वोट किसी प्रकार से छिटकने का। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, और पंजाब और दिल्ली में तो इनकी सरकारें भी बनी, मुख्यतः कांग्रेस के वोट पर बनी थी। तो दिल्ली का जो चुनाव है, इसलिए कांग्रेस की जो एक बीजेपी के साथ एक लड़ाई है, जो कि एक लंबी लड़ाई है और आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, इस बार कांग्रेस ने बिल्कुल सही निर्णय लिया और अपने दम पर यह चुनाव लड़ा। और जो नतीजे जिस प्रकार से आ रहे हैं हमारी उम्मीद के बिल्कुल अनुरूप नहीं है, तो उस पे जरूर जो आपने शुरुआत जहां से की थी कि उस पे विचार और मंथन किया जाएगा। लेकिन देखिए, आपका तो पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा है। आपके जो पिता हैं वो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, हरियाणा के सांसद रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार जैसे कांग्रेस अलग हुई है आम आदमी पार्टी से, इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आने वाले वक्त में फायदा होगा? पंजाब में भी फायदा होगा, हरियाणा में भी फायदा होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से उभरी थी उसको राजनीति में आप यदि बबल की संज्ञा दें तो कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन वो बबल 12 साल तक लास्ट किया। एक दूसरे प्रदेश में भी सरकार बनी, बड़ा प्रदेश जो कि पंजाब है, और एक नेशनल पार्टी का दर्जा उनको मिला। लेकिन दिल्ली की हार आम आदमी पार्टी किस प्रकार से सहन कर पाएगी उसके बारे में मुझे पूरा शक है, क्योंकि जो इनके मुख्य बिंदु थे, जो आधार था जिस पर यह पार्टी इमर्ज की थी, वो अब धराशायी हो गए हैं। अब ये किसी भी और साधारण पार्टी की श्रेणी में ही आ गई है, तो अब इसका फैलाव हो सकेगा इसके बारे में मुझे पूरा संदेह है। ये तो आम आदमी पार्टी वाले ये चिंतन मनन करेंगे, लेकिन आपके पास भी सर ये एक मौका था, और आपके जो तमाम लीडरशिप है वो इस तरह से लड़ती हुई सर नजर नहीं आई। वो जो खोई जमीन को, क्योंकि आपने अकेले लड़ने का अगर फैसला यहां पर किया कि भाई हम यहां पर दिखाएंगे अपने दम की, जो आप बात कर रहे थे, वो दम यहां पर कुछ इस तरह का नजर नहीं आया, और ना ही आपकी लीडरशिप उस तरह की लड़ती हुई नजर आई। ये उदासीनता क्यों है? देखिए, ये एक कदम उठा लिया गया है क्योंकि बहुत दबाव था कांग्रेस के ऊपर कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, उनकी मदद की जाए। लेकिन कांग्रेस ने ये एक कड़वा घूंट पिया और एक ये सख्त निर्णय लिया कि नहीं, दिल्ली में हमेशा से कांग्रेस का बहुत बड़ा एक आधार रहा है और उसको हमें दोबारा हासिल करने का प्रयास इस चुनाव से शुरू करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हमें निराशा है इस बात की कि नतीजे उस अनुरूप नहीं है। कहीं भी मैं ये नहीं कहूँगा कि हम कोई सरकार बनाने की किसी स्थिति में यहाँ आ सकते थे, लेकिन हाँ, हमारा वोट बेहतर आना चाहिए था, सीट 2-4 और बेहतर आ जाती तो और बेहतर था। लेकिन ये एक शुरुआत है जो दिल्ली से की गई है, और इसका जो असर है, जैसा कि पहले भी कहा गया, वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। आपका जो वजूद दूसरे प्रदेशों में है उसके ऊपर मतलब आप कह रहे हैं चौधरी साहब कि जैसे पंजाब में बीजेपी और अकाली दल मिलकर कांग्रेस से मुकाबला करते थे, वहां कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया आम आदमी पार्टी की वजह से, वो स्थिति अब बदल सकती है? नहीं, कांग्रेस का वजूद तो वहां खत्म नहीं हुआ। लोकसभा में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज की थी, वहां 13 में से 7 सीट आई। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, जैसे गुजरात में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, या गोवा और उत्तराखंड में जिस हद तक पहुंचाया, और जैसा आपने हरियाणा का भी जिक्र किया, तो वो चीजें मुझे लगता है धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और ठीक है चौधरी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ अपडेट आ रही है, जरा वो एक बार एक्सपर्ट से समझते हैं इनके। सर, भारतीय जनता पार्टी जिन 45 सीटों पर आगे चल रही है, उनमें से लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 22 राउंड होने हैं, 7 राउंड हुए हैं, 28 राउंड होने हैं, 6 राउंड हुए हैं, 29 राउंड होने हैं, 4 राउंड हुए हैं, 25 राउंड होने हैं, 6 राउंड हुए हैं, 20 राउंड होने हैं, 5 राउंड हुए हैं। अभी क्या वास्तव में आपको लगता है कि स्थितियां अभी भी कुछ बदल सकती हैं या बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा? देखिए, ये जो ट्रेंड होता है ना, इसकी ट्रेंड एनालिसिस अगर आप करते हैं तो बहुत साफ है कि जब बैलेट पेपर्स खुलते हैं तो इन बॉक्सेस को खोलने पे एक सादृश्यता, होमोजेनिटी दिखाई देती है। उस होमोजेनिटी में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम हिंदू बहुल पूरा दिल्ली है, उसमें ऐसा तो नहीं मुस्लिम, मतलब ये यूपी वाली स्थिति नहीं है कि अभी जाटों का मोहल्ला खुला है, जब पंडितों का मोहल्ला खुलेगा तो स्थिति बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। और वो मोहल्ले में होता है, ऐसा नहीं होता है कि जिले में हो जाए, क्षेत्र में हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इसके रिवर्सल के चांसेस अब बहुत कम है। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि नहीं, लगभग नहीं है।
हाँ, थोड़ा बहुत अगर होगा तो ये आप मान सकते हैं कि भाई 3 सीटें कम हो जाए, 3 सीटें ज़्यादा हो जाए। लेकिन ये जो 20 का डिफरेंस है, आप अगर गौर करें तो ये 50 तक था, 39 तक आया बीजेपी के लिए, और फिर लगातार बढ़ते बढ़ते क्यों बढ़ा? क्योंकि वो जो ट्रेंड है, आप खोलते जाइए, मान लीजिए 8 हुआ है, फिर 17 होगा, तो क्या 17 में अचानक कोई मोहल्ला ऐसा निकल आएगा, वो भी उस दौर में जिसमें कि हिंदू होमोजेनियस सादृश्य रूप से बटा हुआ है? तो हमें नहीं लगता है कि अब इसमें चेंज होने की कोई गुंजाइश है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि 3 सीटें कम आए, 3 सीटें ज्यादा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब 45-25 का 25-45 नहीं होगा हिमालय? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक लगता है कोई अचानक ही कुछ हो जाए जो कि इनएक्सप्लिकेबल हो तो वो अलग बात है, वरना ये होता नहीं है। लेकिन सर ये 25 जो है, ये इसके बाद क्या असर करेगा? क्योंकि मनोज सर, ये मुझे लगता है कि बहुत सबसे जरूरी ये है कि अब हम लोग अपने रिपोर्टर से ये रिक्वेस्ट करें कि वो जाके देखें कि अगले 1 आधे घंटे में आपके जो अपने नेता होंगे, जो डिसग्रंटल लॉट होगा, वो इस हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ रहा है, क्योंकि पार्टी में अब बिखराव का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और वो आपके अस्तित्व के लिए बेहद खतरनाक होगा। यही मैं अस्तित्व की ही बात कर रही थी मनोज सर। मैं लौटूंगी, लेकिन इस वक्त मनोज सर से जो मैं यहाँ पर रिएक्शन चाह रही थी कि मनोज सर, क्योंकि ये बात ठीक है कि बिखराव शुरू हो जाएगा और ठीकरा किस पर फोड़ा जाए? भाई चुनाव ही एक ही शख्स के, एक ही चेहरा है जिसके इर्द गिर्द लड़ा गया, तो ये तो सीधा सीधा, ये तो रेफरेंडम था, मैं पहले दिन से बोलती हुई आ रही हूँ। लेकिन उसके बाद का जो असर है, उसके अस्तित्व की जो बात है, वो सर एक प्रश्न चिन्ह है। हाँ, देखिए ऐसा है कि आज की डेट में दिल्ली में एमसीडी भी तो आम आदमी के पास ही है और अगले 2 साल तक होगी, तो थोड़ी बहुत तो चलो पावर दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के पास है, लेकिन तो भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे को लगता है सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की डेट में पंजाब की जो सरकार है, पंजाब की सरकार में दिल्ली और वहाँ की जो पार्टी है उसमें दिल्ली का इन्फ्लुएंस, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ कौन मंत्री बनेगा, क्या होगा, कैसे काम करेंगे, उसमें अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी या जो इनकी सेंट्रल जो लीडरशिप है उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो दिल्ली में असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जो पंजाब में भी आने वाले टाइम पे अगर उसका फर्क पड़े तो मेरे को उसमें आश्चर्य नहीं होगा। और सर वो इंडिया ब्लॉक जो अब है भी नहीं, लेकिन है भी, क्योंकि आप देखें ना कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे यहाँ उनको फेवर किया, उनको सपोर्ट किया, मतलब ये कि वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे, तो वहां भी उनकी क्या भूमिका होगी, वहां उनका क्या रोल होगा, वो भी बहुत कुछ तय करेगा। हाँ, देखिए इंडिया ब्लॉक तो मेरे को लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के लिए इनका एक अलायंस था स्टेट वाइज, क्योंकि ना इनकी कोई आइडियोलॉजी एक है, और अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों का फोकस, दोनों का वोट बैंक एक ही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट बैंक लेकर बनी है, और ऐसी स्थिति सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे स्टेट्स में है। आम आदमी के पार्टी के साथ ही नहीं, बल्कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनका और जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कई जगह वो वोट बैंक कॉमन है। तो मेरे को लगता है कि इसके बाद अगर आम आदमी पार्टी यहाँ हारती है तो इंडिया अलायंस अगर चलता है तो उसमें कांग्रेस की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज की डेट में हम कुछ भी बोलें, आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। 10 साल के अंदर पार्टी बनाना, 10-12 साल के अंदर एक पार्टी बनाना, पार्टी बना के 2 स्टेट्स में शासन करना, और उसके बाद 10 साल के अंदर ही नेशनल पार्टी बनना, तो ये मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ये एक उनकी हाइट थी। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस समय उनके नेता जेल जाते गए, करप्शन जो इस पार्टी की जो बुनियाद थी वो एंटी करप्शन थी, तो जब से वो चीज़ उनसे अलग हटी तो ये बाकी पार्टी के समान हो गई। तो जब ये बाकी पार्टी के समान हो गई तो इनका जो एडवांटेज था वो आज की डेट में इनके पास है नहीं। तो मेरे को लगता है कि इसके नेशनल एम्बिशंस में भी फर्क पड़ेगा और इनके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा। सबसे ज़्यादा डैमेजिंग सर वो वही हुआ, वो जेल जाना, वो जिस तरह से आरोप लगे, क्योंकि भले ही अरविंद केजरीवाल द्वारा सुनीता केजरीवाल को आगे कर वो सिंपैथी वोट लेने की, वो सिंपैथी वहां पर लेने की कोशिश की गई हो, लेकिन धीरे धीरे सर, क्योंकि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़, थोड़ी देर पहले हम उसी की बात कर रहे थे, और ये पूरा चुनाव जो है ये वही परसेप्शन, उस परसेप्शन में अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती है, लेकिन वही परसेप्शन बना और उसी आधार पर जनता निकली
स्पेशली वोट करने के लिए। हाँ, देखिए ना कि शराब घोटाला एक ऐसा घोटाला था जिसको कि पूरी दिल्ली ने देखा। एक आम आदमी को लगा कि भाई कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि जहाँ पहले एक शराब की दुकान होती थी, बहुत दूर दूर होती थी, अब उसी की अब एक एक गली में दो दो शराब की दुकानें थी, एक के साथ एक शराब फ्री। मतलब ऐसा दिल्ली में आज से पहले कभी नहीं हुआ कि आप शराब की एक बोतल खरीदें और उसके साथ एक फ्री। दिल्ली क्या, मेरे को लगता नहीं कि हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में भी लोधी ऐसा रोड हुआ जैसा होगा। पॉश इलाका, मैं खुद वहां पर रहती थी, मैं ये देखती थी कि वहां पर कभी इस तरह का माहौल नहीं होता था। लेकिन हाँ, क्योंकि वहां पर आप देखिए कि वहां पर एक दुकान अगर कहीं रही होगी तो वहां पर दो तीन, और आप ये देखिए कि घर के नीचे ही वहां पर एक अलग ही माहौल होता था, वो भी लोगों पर असर पड़ा है। हाँ, और वो नाराजगी जो है वो भी देखी गई। हाँ, और देखिए कि लोधी रोड तो चलो एक थोड़ा पढ़े लिखे लोगों का एरिया है और जो मिडिल क्लास गवर्नमेंट क्लास वहाँ है, लेकिन अगर आप देखिएगा कि जो स्लम एरियाज हैं, जो लोअर तबके के लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ उसकी एक गली में जहाँ पहले एक भी दुकान नहीं थी, 4 दुकानें आ गई, एक के साथ एक फ्री। तो उसमें क्या हुआ कि औरतों को उसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ा। भाई जो इंसान शराब पीता था और उसके बाद फिर झगड़ा करता था। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं विजेंद्र जी। विजेंद्र जी, आम आदमी पार्टी की लगभग 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो जीत का मार्जिन है वो 10,000 वोटों से ज्यादा का है। बाबरपुर में तो 24,000 वोटों का मार्जिन है। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी है? और अगर नाराजगी है भी, बहुमत से दूर हैं, तो भी 25 में से लगभग आधी सीटों पर जीत का मार्जिन 10,000 वोटों से आगे चल रहा है, तब जबकि अभी राउंड सिर्फ 30 से 40% हुए हैं। क्या इसका मतलब आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी हैज बीन राउटेड। ऐसा नतीजा तो ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की 55-60 सीटें आई हैं। ये उस प्रकार का नतीजा नहीं है जो आम आदमी पार्टी को 2020 और 2015 में जो रिजल्ट आए थे उस तरह का। तो उस नाते तो आप कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो पूरा ढांचा बना हुआ है, दिल्ली उसके केंद्र में है और अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो उसकी धुरी हैं। यदि वो खुद ये चुनाव हारते हैं, हालांकि उनका चुनाव बहुत अजीब किस्म की एक फाइट में फंसा हुआ है, क्योंकि हर राउंड के साथ वहाँ पे लीड जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। अब लेटेस्ट मेरे ख्याल से ये है कि परवेश वर्मा 430 वोट से दोबारा से आगे हैं। लेकिन दिल्ली और अरविंद केजरीवाल और जो उनके मौजूदा फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, तो इस प्रकार का नतीजा ये तो जरूर दर्शाता है कि जिस प्रकार की राजनीति का सपना लेकर वो लोगों के बीच में आए थे, उसको तो लोगों ने नकार दिया है। अब एक साधारण राजनीतिक तौर पे यदि आप कुछ सीटें जीतते हैं, आप मेन पार्टी हैं दिल्ली के अंदर, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कई जगह आपके मार्जिन भी बहुत अच्छे होंगे। इसमें कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं। जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट अ कंप्लीट राउट, बट हो सकता है आने वाले समय में ये हार जितनी आज दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी साबित हो। तो देखिए, चौधरी विजेंद्र सिंह जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर बैठे हुए हैं और हमारे एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी, कि आप बहुत ही संतुलित बोल रहे हैं, नपे तले बोल रहे हैं। दरअसल में उसके पीछे इनकी ट्रेनिंग भी है। एनके सर खुद ही IAS अफसर रहे हैं। इनके पिता चौधरी साहब जो हैं वो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, लगातार सांसद रहे हैं। तो वो जो ग्रूमिंग है, वो जो ट्रेनिंग है, वो दिख रही है एक प्रवक्ता के तौर पर। ये अलग बात है कि IAS अफसर रहे हैं और आज उनको इस मकाम पे आके कांग्रेस की ये राउट देख रहे हैं। अगर या कांग्रेस की बुरी स्थिति देख रहे हैं तो कैसा लगता होगा, ये अलग बात है। हाँ, ये अलग बात है। और अब मैं इस बार अपडेट दे दूं कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए हैं नई दिल्ली सीट से और परवेश वर्मा आगे वहां पर चल रहे हैं। संजीव जी, उस वक्त आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप कह लीजिए वो बात भी, लेकिन बता दूं आपको कि फिर से पीछे हो गए हैं अरविंद केजरीवाल। ये 7वीं बार हुए हैं। बिल्कुल। अभी आधे के करीब काउंटिंग भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन 7वीं बार पीछे हुए हैं। बदलाव होना बाकी है। इतने राउंड में निश्चिंत रहे, क्योंकि हम ग्राउंड पे सारी जी मैं ये मानता हूं चुनाव टफ है, टाइट है, लेकिन जो डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में 9-9.5% का मॉर्निंग में था 9 बजे, वो अब घट के 2% में आ गया है। और आप देखना अभी, क्योंकि आधे से ज़्यादा काउंटिंग बची हुई है और दिल्ली के रुझान जो हैं वो जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं ये बिल्कुल पलटेंगे। और हम पूरे आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके का कैंपेन किया, जिस तरीके से जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को प्यार दिया और अरविंद केजरीवाल जी ने डिलीवर किया आम जनता के लिए जो जन कल्याण योजनाएं, जिनको ये फ्री रेवड़ी बताते थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले, उसको कहीं ना कहीं बाद में देश के प्रधानमंत्री को भी ये मानना पड़ा कि ये जन कल्याण योजनाएं हम लागू रखेंगे।
तो अभी ईवीएम इंतजार को लेके कीजिए। आपका क्या आप हम कहना बहुत होगा? आश्वस्त हैं। आप बिल्कुल संजीव जी, ये एनके सर पूछ रहे हैं ईवीएम पर अभी कोई स्टैंड या 2 घंटे का इंतजार? हरियाणा का उससे रिजल्ट पहले पूरी सर तरीके से कल पलटा ऑपरेशन दिया। लोटस भी आ गया ना। इनके सर आपसे पूछ रहे हैं कि ईवीएम पर क्या कहना? देखिए, जो मैंने बताया आपको, हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ था। जिस तरीके से चुनाव आयोग में तक आए। हम लोग जब शिकायत करने जाते थे तो हमारी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन पलट के दूसरी सुनिए ना पार्टी अगर संजीव कोई जी, शिकायत अब तो आप करती भी थी उसी तो सिस्टम का तुरंत हिस्सा एक्शन हैं। होते थे। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से पैसा बंटवाने में शामिल थी। हाँ। तो उसी सिस्टम का हिस्सा तो आप भी हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 के बाद एक नई राजनीति को जन्म दिया। उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले इत्तेफाक नहीं रखते थे। इनको अपना भविष्य डार्क में नजर आता था, इसीलिए शायद ये जी, दोनों मनोज लोग जी, आ रहे। मिलके अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उतरे, लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद जी। केजरीवाल जी के साथ है। और आप देखना, जो 1.5 या 2% का डिफरेंस बचा है, ये अगले 1 घंटे में पलट के दिखाएंगे आप। देर में ये बात बोले ना, उतनी देर में 2 सीटें आपकी और कम हो गई। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। 26 से 24 हो गया। आ रही हूँ मनोज जी, आ रही हूँ। संजीव जी, ये बात ठीक कह रहे हो, 2 और कम हो गई। आ रही हूँ मनोज जी। आज मनोज जी एकदम अति उत्साहित नजर आ रहे 34 हैं। और 36 पे भी पहुंच गए, तो कुल 2 वोटों का ठीक डिफरेंस था वो। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है मनोज जी। 4% का फर्क हो चुका है अब। नहीं, मैं थोड़ा सिस्टम के बारे में बात। देखिए, हिमानी, ऐसा है कि मैं तो पूछना चाहता हूं आम आदमी के प्रवक्ताओं से, कितना झूठ बोलोगे भाई? उस समय जब आप 15 में आप सरकार बनी थी आपकी, तब भी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 20 में आपकी सरकार बनी, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो सिस्टम तो वही था। अब अचानक ऐसा सिस्टम कैसे बदल गया कि आप बोल रहे हैं कि नहीं हम सिस्टम से लड़ रहे थे, सिस्टम के खिलाफ जा रहे थे? अब ये ईवीएम के जो आप बोल रहे हैं, तो ईवीएम पर भी ठीकरा पड़ेंगे। अभी उन्हीं के एक और प्रवक्ता मनोज जी वो ये कह रहे थे कि वो अकेले लड़ रहे हैं, जबकि आपके साथ आप तो लड़ ही रहे थे। आपकी वो पुलिस भी थी, वो पूरा तंत्र जो है, प्रशासन तंत्र, वो भी इलेक्शन कमीशन, उसमें सब ले लिया उन्होंने। अच्छा हिमानी, एक बात बताइए, मैं यही तो पूछ रहा हूं ना। ये बताइए कि 2015 में जब ये देखा जीते पूरी थे, दिल्ली तो की उस समय जनता हमारी ने। पुलिस नहीं थी क्या? 2020 के अंदर जब ये जीते थे, उस समय हमारे पास पुलिस और प्रशासन तंत्र नहीं था क्या? लेकिन इतना जरूर है कि ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जो कालनेमी रूपी जो इस ये चुनाव आवरण में जो उड़ करके आए आतंक थे, मचाया वो आपने, पूरी नकार दिया तरीके से जनता ने। राजनीति के और देखिए, आतंक इंडी था गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग हमें बधाई दे रहे हैं। पुलिस इन्हीं इनके के साथ सहयोगी इस लोग लेवल बधाई पे दे मिली रहे हुई थी हैं। और ये कि उनको हमारे मानने को कार्यकर्ता तैयार अगर नहीं कोई है। शिकायत करते थे तो उनको उठाकर लेके जाती थी पुलिस। और अरे इनकी सर, झूठी ये बताइए कंप्लेंट पे कि हमारे आपने किया कार्यकर्ताओं क्या को दिल्ली के डिटेन लिए? किया जाता था, केवल 200-3 झूठ की खेती और जहर की पोलिंग स्टेशन खेती, से उठा के लेके झूठ जाते बोलना, थे। उसके जहर बावजूद फैलाना, ठीक ये है। चुनाव यही आपने हारेंगे। किया है। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं। आज हमारे साथ थोड़ी समस्या एंकर्स के साथ ये हो रही है कि हमारे पैनल में 3 मनोज नाम के जानकार हैं, तो पूरा नाम हमें लेना पड़ रहा है। मनोज कुमार सिंह जी, AIMIM दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। अभी तक का जो वोट परसेंटेज है, AIMIM से ज्यादा वोट नोटा को मिला है। जो मुस्लिम वोटर है उसको आप दिल्ली में किस तरीके से एनालाइज कर? देखिए, हम लोगों ने अपने डेटा में बताया था कि इस बार बीजेपी को ये अप्रत्याशित में माना भी था और ऑन एयर बोला भी था। 11% मुसलमानों का मानना था कि इस बार हम बीजेपी के पास जाते हैं। 11% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी का। और आपने देखेंगे कि जितनी भी एजेंसियां हैं सब में वो आया है कि 11% मुसलमानों का मानना है कि हम बीजेपी के तरफ पोल करेंगे। अब उसमें जो अप्रत्याशित लगा कि पहले क्या होता था कि 4, 5, 6% मुसलमानों का एक कहना होता कि हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन इस बार वो बड़ा बदलाव दिख रहा था 11%। और जहां तक मुस्तफाबाद की बात कर रहे हैं, जहां पे बीजेपी देखिए काफी 40,000 वोटों से आगे चल रही है। 40,000 वोटों के लेकर, जहां पे 63% मुसलमान वोटर माने जाते हैं कि वहां है उनके पोल में, और वहां पे इतनी बड़ी जीत रही है। तो एक चीज कहूंगा कि मुसलमान वोटों में बिखराव हुआ है, कुछ दे भी सकते हैं, हिंदू वोटर को। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि जो AIMIM को बाकी राज्यों में बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, क्या यहाँ भी ऐसा है? नहीं, ऐसा कहां, क्योंकि वोट प्रतिशत में तो नहीं लग रहा है। वैसा नहीं है। ये सीधे सीधे सरकार के प्रति नाराजगी दिख रही है इनको। और आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि जैसे जैसे राउंड बढ़ेगा, अभी अरविंद केजरीवाल
नेपाल का देख रहा था मैं, वो शायद 16 राउंड की वहाँ पे काउंटिंग होने वाली है और 8 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और 430 वोटों से वो लगभग इस बार परवेज शर्मा से जीत रहे हैं। उसी तरीके से आप देखिए कि जितने भी राउंड कम होते जा रहे हैं वहाँ पे बीजेपी की बढ़त ज़्यादा होते जा रही है। आप सारे विधानसभा को निकाल लीजिए, बीजेपी की जो सीटें हैं जितने राउंड कम होते जा रहे हैं उनकी वोट परसेंटेज और वोट ये दोनों बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मनोज गहलोत सर, ये चीज़ मैं आपसे भी समझना चाहूँगा। अब 46 सीटें हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, 2-3 सीटें और बढ़ गई हैं जब मैं ये अपडेट कर रहा था, लेकिन 42 में मैंने देखा 16 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार का मार्जिन 10,000 वोट से आगे है, बढ़त 10,000 से ज़्यादा की है और अधिकतम मुस्तफाबाद में 40,000 वोट, करावल नगर में 23,000 वोट, रिठाला में 20,000 वोट, शालीमार बाग में 18,000 वोट, विश्वास नगर में 19,000 वोट, गोंडा में जहां पीएम ने रैली की थी वहां 17,000 वोटों का मार्जिन है। मतलब एक बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी के उम्मीदवार इन 16 से 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हाँ देखिए, और बाकी जगह भी अगर हम देखें तो बीजेपी की हालत अच्छी ही है, क्योंकि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज़ बहुत कम होता है। अगर हम दिल्ली कैंट की बात करें तो दिल्ली कैंट में टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स सिर्फ 47, जिन्होंने वोट करा वो सिर्फ 47,000 है। और उस तरीके से नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ ये सारी की सारी सीट हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ वोटर्स बहुत कम है। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुस्तफ़ाबाद, जहाँ की दंगे हुए, जहाँ की सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर था, तो वहाँ और वहाँ हम देखें तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा लीड वहाँ पर है, जबकि वहाँ मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनके नीचे के जो आम आदमी पार्टी और ये ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस, अगर हम तीनों के वो नंबर ऑफ वोट्स जोड़ें तो उनके 37,000 होते हैं, मतलब जी, और बीजेपी के अकेले के 70,000 वोट हैं। मतलब तीनों के मिलाकर जितने वोट पोल्ड हुए हैं बीजेपी के उससे डबल वोट है और आधी से ज़्यादा काउंटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। इससे लगता है कि किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी, भले ही रीज़न कुछ भी हो, एंटी इनकम्बेंसी इस बारी किस तरीके से इस इलेक्शन में हावी है। हमारे साथ एक और खास मेहमान योगेंद्र यादव सर जुड़ चुके हैं। आप राष्ट्रीय संयोजक हैं स्वराज इंडिया के। योगेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। मुझे लगता है सर इससे बेहतर वक्त नहीं होगा आपसे इन चुनावी नतीजों को समझने का। 12 बज चुके हैं, 4 घंटे लगभग बीत चुके हैं। टैली के मुताबिक बीजेपी 46, आम आदमी पार्टी 24। आप किस तरीके से आंकते हैं सर, कहाँ कमी रह गई आम आदमी पार्टी के मोर्चे पर? मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति का एक जो बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था, उस प्रयोग की समाप्ति की शुरुआत है। जो प्रयोग हमें अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ था, आम आदमी पार्टी के रूप में आया था, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, शायद उसके बहुत दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। आज की तारीख में कहना कठिन है, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम है। एक मायने में आप देखें तो कोई कह सकता है कि भाई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, 2 चुनाव जीते थे, 2 चुनाव के बाद तीसरे में कई पार्टियां हार जाती हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि देखिए दिल्ली तो शहरी बीजेपी का शहर है, बीजेपी लोकसभा में अच्छी करती थी। चमत्कार ये हुआ करता था कि लोकसभा के बाद 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी 15% वोट को अपनी तरफ घुमा लेती थी। बस इस बार 15% नहीं घूमे, इस बार सिर्फ 5-6% घूमे। लेकिन ये कहना पर्याप्त नहीं होगा। सच ये है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की उम्मीद जगा के आई थी, वो उम्मीद धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई है। जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई तो उम्मीद थी एक वैकल्पिक राजनीति की, नैतिकता राजनीति में आएगी, राजनीति का ढर्रा बदलेगा। 2-3 साल में वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद था कि नहीं, आम आदमी पार्टी गुड गवर्नेंस की पार्टी है, प्रो पीपल वेलफेयर लेके आएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें करेगी। वो भी पहले टर्म के बाद अब सेकेंड टर्म तक आते आते वो काफ़ी धुंधला पड़ गया था। उसके बाद बचा था जो प्रो पीपल 2-3 दूसरी नीतियां थी कि भाई बिजली मुफ्त में मिल रही है, औरतों को ट्रैवल करने का मुफ्त में मिल रहा है, और आम आदमी पार्टी का मानना था कि कहीं ना कहीं इनके सहारे फिर चुनाव जीता जा सकता है। और ये करने के लिए बीजेपी की राजनीति को चुनौती देने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी की विचारधारा को चुनौती देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग खुल के कहा करते थे कि देखो हम तो राम उनसे छीन लेंगे, तो उनसे ज़्यादा हिंदू होंगे, मुसलमानों की किसी भी सवाल पे चुप रहेंगे, दंगों पे चुप रहेंगे, बुलडोज़र को देखते रहेंगे, और रोहिंग्या वाले सवाल पे ज़्यादा उछल के बोलेंगे, बीजेपी से भी ज़्यादा बोलेंगे,
और वो सोच रहे थे कि इन तिकड़मों के सहारे आप चुनाव जीत सकते हैं। वो तिकड़म नहीं चली। धीरे धीरे उस एक अलग तरह की राजनीति करने की चमक तो खत्म हुई ही, एक भ्रष्टाचार से अलग होने की छवि जो थी वो भी पिछले कुछ समय से खत्म हुई है। ठीक है। तो उसका नतीजा कुल मिला के ये हुआ है कि आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर है वो तो आज भी उनके साथ है। जो गरीब है, झुग्गी झोपड़ी का है, कुछ मायने में औरतें हैं, वो साथ हैं, लेकिन बाकी जो जुड़े थे पिछले 5-10 साल में वो सब छिटक गए हैं वापस। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।